लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, आई प्रांशु पारे एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम सीपीयू शेड्यूलिंग के अंतर्गत पहला एल्गोरिथम आता है। और सीपीयू शेड्यूलिंग में एल्गोरिथम इसलिए यूज़ होते हैं ताकि जो नंबर ऑफ प्रोसेस हैं उनको एक सीक्वेंस से, उन्हें एक प्रॉपर सीक्वेंस से सीपीयू के साथ दे दिया जाए ताकि वो उनका एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो सके। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम का मतलब है कि प्रोसेस, जितनी भी नंबर ऑफ प्रोसेस हैं, जिस भी सीक्वेंस से आई हैं वो उसी सीक्वेंस से क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। इसको समझना और इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा आसान होता है। इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज बेस्ड ऑन फीफो क्यू, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो क्यू रहती है। तो इस क्यू में जो पहले नंबर पे आया है, जो दूसरे नंबर पे आया है, जो तीसरे नंबर पे आया है और जो चौथे नंबर पे आया है, तो यही पहले जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा। इस तरीके से ये क्यू में एग्जीक्यूट होते हैं। पुअर इन परफॉर्मेंस एज एवरेज वेट टाइम इज हाई, क्योंकि हर प्रोसेस का एवरेज वेट टाइम बहुत हाई होता है, इसलिए इसका परफॉर्मेंस थोड़ा पुअर होता है। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमने 4 प्रोसेस ली है, P1, P2, P3 और P4। P1 का अराइवल टाइम है 0, 1, 5 और 6। बर्स्ट टाइम है P1 का 2, P2 का बर्स्ट टाइम है 2, P3 का बर्स्ट टाइम है 3 और P4 का बर्स्ट टाइम है 4। बर्स्ट टाइम यानी कितने समय के लिए वो प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होनी है, उसको एग्जीक्यूशन लेने के लिए कितना समय लगना है, वो क्या होता है, बर्स्ट टाइम कहलाता है। उसके बाद आता है कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं कि टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम होता क्या है। तो टर्न अराउंड टाइम रिफर्स टू द टाइम टेकन बाय अ प्रोसेस। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, प्रोसेस के द्वारा जो समय टेकन बाय अ प्रोसेस सिंस इट इंटर्स अ रेडी क्यू। जब भी कोई प्रोसेस, जितनी भी प्रोसेस हमको दी है उसमें से जब भी प्रोसेस रेडी क्यू में इंटर होती है, फॉर द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन टिल द कंप्लीशन, मतलब एग्जीक्यूशन लेने तक का जो समय होता है, मतलब प्रोसेस सारी रेडी क्यू में आ गई, अब रेडी क्यू से उसको एग्जीक्यूशन मिलने तक का जो समय होगा वो क्या कहलाएगा, टर्न अराउंड टाइम। फिर होता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम रिफर्स टू द टोटल टाइम दैट अ प्रोसेस स्पेंड्स व्हाइल वेटिंग इन अ रेडी क्यू। रेडी क्यू में जितना समय वो इंतजार के लिए लग रहा है वो क्या कहलाता है, रेडी वेटिंग टाइम, अंटिल इट गेट्स द सीपीयू फॉर द इनपुट आउटपुट कंप्लीशन। जब तक कि उसको सीपीयू का समय नहीं मिल जाता और वो रेडी क्यू में वेट करती है, वो टाइम क्या कहलाता है, वेटिंग टाइम। मतलब टर्न अराउंड टाइम रिफर्स टू द टाइम टेकन बाय अ प्रोसेस। प्रोसेस जितना समय लेती है सिंस इट इंटर्स अ रेडी क्यू, रेडी क्यू में अंदर जाने के बाद, फॉर द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन लेने तक के लिए। ओके, ये हमने देखा कि टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम क्या होता है। अब हम वापस से अपने एल्गोरिथम में जाएंगे। P1 जो प्रोसेस है उसका अराइवल टाइम है 0 और बर्स्ट टाइम है 2। हमने कंप्लीशन टाइम निकालना है, टर्न अराउंड टाइम निकालना है और वेटिंग टाइम निकालना है। तो हम यहाँ पे एक जाइंट चार्ट बनाएंगे। इस जाइंट चार्ट से एल्गोरिथम को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना आसान हो जाता है, इसलिए हम सबसे पहले ये जाइंट चार्ट बनाएंगे। सबसे पहली प्रोसेस, अच्छा, ये एक नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है, तो इसमें इसका जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, अराइवल टाइम। अराइवल टाइम का मतलब हम क्या देखेंगे इसमें, इसके अंतर्गत कि जो भी प्रोसेस का अराइवल टाइम होगा हम उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने क्या कहा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो मतलब जिस सीक्वेंस में प्रोसेस आई है उसी सीक्वेंस में प्रोसेस का क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा। तो पहले पे कौन आया, 0 आया, तो हमने 0 पे किसको लिया, P1 को।
P1 को लिया, P1 का बर्स्ट टाइम कितना है, यानी कि उसको कितना समय लग रहा है एग्जीक्यूशन के लिए 2, तो हमने 2 तक के लिए P1 को चलाया। नॉन प्रिमिटिव है, तो नॉन प्रिमिटिव का मतलब हमने जब पढ़ा था तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव 2 तरीके के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होते हैं। नॉन प्रिमिटिव का मतलब ये कि वो जब भी एग्जीक्यूशन हो रहा होगा तो वो किसी दूसरी प्रोसेस को अलाउ नहीं करेगी कि वो भी अपना एग्जीक्यूशन ले सके। प्रिमिटिव क्या करेगी कि प्रिमिटिव अलाउ कर देगी कि कोई प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी उस प्रोसेस से ज़्यादा है तो वो उसका अलाउ कर देगी कि ठीक है पहले तुम एग्जीक्यूशन ले लो फिर हम एग्जीक्यूशन ले लेंगे। लेकिन नॉन प्रिमिटिव में ऐसा नहीं होगा। उसका कहने का मतलब है कि अगर P1 इंटर हुआ है तो P1 का पूरा एग्जीक्यूशन होगा, कंप्लीट होगा, उसके बाद ही कोई दूसरी प्रोसेस इंटर करेगी। अब हमने P1 को कहाँ तक चलाया, 2 तक चलाया। P2 आई, P2 का बर्स्ट टाइम कितना है 2, तो P2 आएगी, P2 का बर्स्ट टाइम 2 है तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर आएगी P3। अच्छा अब आप एक बात ध्यान रखिए कि P3 का अराइवल टाइम कितना है 5 है। यहाँ पे हमारा P2 का कंप्लीट कितने में हो गया 4 में हो गया, तो हम 5 तक क्या करेंगे, 5 तक के लिए CPU को आइडल स्टेट में डाल देंगे। मतलब यहाँ पे कोई भी प्रोसेस इंटर नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट कहाँ हो गए 4 पे और इसका अराइवल टाइम कहाँ है 5, तो ये पूरा 1 तक के लिए क्या करेगा आइडल स्टेट में रहेगा। यहाँ पे CPU कौन से स्टेट में, आइडल। अब 5 पे कौन अराइव होगा P3, तो यहाँ पे हमने P3 को अराइव किया। 5 से कितना चाह रही है 3 चाह रही है तो 8 हो जाएगा। अब कौन अराइव हुआ P4, कहाँ पे 6 पे, पर हमारे को तो 8 लग गया तो हम इसके बाद ही काउंट करेंगे। कितना काउंट करना है हमको 4 तक, ये कितना हो गया 12 हो गया। ये हमने 12। तो अगर हमसे कोई पूछे कि आपकी ये सारी प्रोसेस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम के अंतर्गत कहाँ पे कंप्लीट हुई, तो हम कहेंगे 12 पे ये सारी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम देखने के लिए आपको इस चार्ट में प्रोसेस के राइट हैंड साइड देखना है। जैसे P1 के मैंने राइट हैंड साइड देखा स्क्रिप्ट में तो क्या आया 2, तो P1 का कंप्लीशन टाइम कितना हुआ 2 पे ये प्रोसेस क्या हो गई बाहर हो गई। फिर P2 का क्या हुआ 4, देन हमारा ये आइडल में रहा, पर हमको फिर भी देखना पड़ेगा। तो P3 के लिए क्या रहा 8। कंप्लीशन टाइम यानी कब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर बाहर निकली, किस पॉइंट पर। P4 के लिए क्या रहेगा 12। अब कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम क्या कहलाता है टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए हम 2 में से 0 माइनस करेंगे तो ये आएगा 2, देन 4 में से 1 3, 8 में से 5 दैट्स 3, 12 में से 6 आएगा तो 6। अब हमको निकालना है वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। हाँ तो P1 ने यहाँ पे कितना वेट किया 0 वेट किया क्योंकि सबसे पहले इंटर ही कौन हुआ था P1 हुआ था। देन उसके बाद टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम तो 3 माइनस 1 दैट इज 2। P2 को वेट कितना करना पड़ा, सॉरी 3 माइनस 2 दैट इज 1। P1 को वेट कितना करना पड़ा 1, यहाँ पे वो 2 पे इंटर हुई जबकि उसका अराइवल टाइम कितना था 1, मतलब उसने रेडी क्यू में वेट कितना किया 1 टाइम उसने वेट किया। ये जो टाइमिंग है ये कुछ भी हो सकता है, या आवर भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, नैनो सेकेंड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो हमको इसके यूनिट पे या इसकी डायनामिक्स पे नहीं जाना है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। फिर है 3 माइनस 3 दैट इज 0। क्यों, क्योंकि P3 ऑलरेडी किस पे अराइव हो रही थी 5 पे, तो हमने भी यहाँ पे उसको कितने पे अराइव किया 5 पे। अगर हम 4 कर देते तो वो उसका टाइम क्या हो जाता बिफोर हो जाता, मतलब वो रेडी क्यू में उसको वेट करना ही नहीं पड़ा क्योंकि वो 5 में आई। 6 में से 4 जाएगा दैट इज 2। अब स्टूडेंट्स ये हमने टर्न अराउंड टाइम निकाला और वेटिंग टाइम निकाला। आपको क्वेश्चन में एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना रहेगा और एवरेज वेटिंग टाइम।
तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए आप इनको प्लस कर दीजिए, दैट इज 14/4 और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए आप इसको कर दीजिए, दैट इज 3/4। तो आपका आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 0.75। तो इस तरीके से हमने देखा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम क्या होता है और इसको किस तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम क्या होता है और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा।